हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके मेरे चैनल आसिफ क्लासेस पर। आज आपके लिए हम ला चुके हैं हिंदी के जो चौथा लेसन है अर्धनारीश्वर, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने करवाए हैं वो 100% इसके ही अंदर से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वह एक एकांकी है। पहली बात की मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है। मतलब कि शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो वो शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर थे, तो वो भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पर थे। ठीक है, उप कुलपति के पद पर थे किस विश्वविद्यालय के, तो भागलपुर विश्वविद्यालय का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है भाई कि नारी और नर एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये किसके रचनाकार की पंक्ति है। किस रचनाकार की पंक्ति है, तो भाई ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव के दो ढली प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो भाई यह अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की है। ठीक है, यह अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की और किसने लिखा है, तो भाई यह रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार गया था, तो भाई दिनकर जी को पद्मभूषण की पुरस्कार मिली थी। ठीक है, दिनकर जी को पद्मभूषण का पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। देखिए, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ही ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उसने कहा था ये नहीं है, जूठन भी नहीं है, तिरिच भी नहीं है। उसने कहा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो भाई दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी, कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो भाई वो प्राणभंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, प्राणभंग है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है भाई कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो भाई वो छात्र सहोदर में पहली पत्रिका उनकी प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि दिनकर जी की कविता कब प्रकाशित हुई थी, तो दिनकर जी कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बी नंबर आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। निम्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दिए गए ऑप्शन में कौन सा रचना रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो भाई उर्वशी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 नंबर कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। जो बुद्ध थे और महावीर थे उन्होंने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है, तो भाई उन्होंने बिछुनी होने का अधिकार दिया है। किनको, तो भाई नारियों को। नारियों का अधिकार क्या दिया है, बिछुनी होने का अधिकार दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वो देवता बन जाता है।
परंतु नारी जब नर के गुण सीख लेती है तब वो राक्षसी बन जाती है। यह किसका कथन है? ये कौन कहते हैं भाई कि जब पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीख लेती है तो वो राक्षसी हो जाती है। किसका कथन, ये कौन कहते हैं? तो ये प्रेमचंद जी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सी विद्या है? तो भाई अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सोमवृत बन गया और नारी को उसके कली मान लिया? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सोमवृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो भाई वो पुरुष है। ठीक है, पुरुष थे, वो सोमवृत बन गया लेकिन नारी को उसने कली मान लिया था, तो पुरुष लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परहरी नारी महाविकार। ये पंक्ति किस पाठ से है भाई? देखिए, अगर नर और नारी की बात हो ना तो वो सीधा डायरेक्ट हिंदी में ना आप अर्धनारीश्वर मारिएगा। ठीक है, क्योंकि नर और नारी का उल्लेख हिंदी के पाठ में अर्धनारीश्वर में ही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रचना दिनकर जी की नहीं है? देखिए, उर्वशी है उनकी रचना, रश्मिमर्थी है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन जूठन नहीं है। जूठन उनकी नहीं है, शायद ये जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ये जूठन उनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये दिनकर जी की है। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ये दिनकर जी की है। दरियाई घोड़ा नहीं है, सदियों का संताप भी नहीं है, रासस्थाल यात्रा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है भाई कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? मतलब वो कौन सा कृति लिखे थे जिनसे उनको जिनसे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वशी। ठीक है, वो उर्वशी कृति जी किए थे, उन्हीं के बदौलत उन्हें एक पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है भाई कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति कौन है? तो भाई कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में भाई युद्ध और शांति की समस्या पर कृति लिखी गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारे पास कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। पहले ही क्वेश्चन में है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो भाई अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर में इनकी बहुत चर्चा की गई है कि शिव और पार्वती के कल्पित रूप अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गंधारी थी। भाई गंधारी कौन थी? तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा और आप चैट में लगाते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रेमचंद थे। प्रेमचंद क्या थे भाई? प्रेमचंद गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रेमचंद क्या थे भाई? तो प्रेमचंद कथाकार थे। ठीक है, बहुत कथा लिखते थे, ये कथा करते थे। ठीक है, प्रेमचंद कथाकार थे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो भाई दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमारे पास भाई? दिनकर जी किस युग के कवि? तो दिनकर जी छायायुगोत्तर युग के कवि थे। ठीक है, छायायुगोत्तर युग के कवि थे, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छायायुगोत्तर युग के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? एक कृति है जिसका नाम संस्कृत की 4 अध्याय है, वो किसकी कृति है बताइए? क्वेश्चन नंबर 28 यही पूछ रहा है, तो वो होगा रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृत की 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर जी की ही कृति है।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन से कृति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है? कौन से कृति रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है? 29 नंबर का आंसर होगा शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध कविता की खोज इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। 29 तो ऑब्जेक्टिव था और इसके ही अंदर से आपके 2025 के एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से तैयारी कर दीजिए। 100% का गारंटी ले रहा हूँ, इसके ही अंदर से आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। 2025 का एग्ज़ाम में आप कम से कम 450 प्लस नंबर लेकर जाइए, इतना टारगेट लेकर जाइए। ठीक है, और हिंदी में कम से कम आप 95 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैं सारा का सारा मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, आप लोग बस क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोज़ वीडियो लेकर आऊँगा और अपने पिछले वीडियो में जितने भी मैंने करवा चुके हैं, जितने भी पीछे के जितने भी लेसन है मैं पूरे करवा दिया हूँ। आप जाकर देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो मैं आगे भी करवा दूंगा। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर रोज है, इसको भी मैं करवा दूंगा और मैं पूरे के पूरे हिंदी को चैप्टर करवा दूंगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। और उसी के ही अंदर ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और मैं ग्रामर का भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको 50 प्लस तैयारी करवा दूंगा, आप अगर जुड़े रहेंगे साथ में तो। ठीक है, और आप लोग बस मेहनत करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, बाय।